सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेएसए के एग्जाम में जितने भी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो हैं आए हैं पूछे गए हैं, उन सब के ऊपर जो है एक लेक्चर सीरीज जो है हमारी एमसीक्यू की वो चल रही है। इससे पहले दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिनमें 25 एमसीक्यू फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आए हुए हैं वो हमने डिस्कस करे हैं। आज के इस वीडियो में जो है उसके नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट में 25 एमसीक्यू जो है मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये दो पार्ट जो इससे पहले हैं अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू की प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू जो आपके स्टैटिस्टिक्स के हैं वो भी चल रहे हैं हमारे चैनल पे। दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। फर्स्ट टू टॉपिक्स की जो है वीडियोस आ चुकी हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू हैं वो वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलेंगी। ये वीडियोस जो अभी आप देख सकते हैं सभी चैनल पे अपलोड हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को अकाउंटेंसी के नोट्स जो हैं वो चाहिए, कंप्लीट नोट्स, हैंडमेड नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं और अपना जो अकाउंटेंसी के नोट्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज की जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करूंगा। 25 एमसीक्यू रहेंगे आपके थर्ड शिफ्ट के, जो जेएसए में इकोनॉमिक्स के आपके पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं सभी पीडीएफ जो हैं लेक्चर्स के प्लस एमसीक्यू के वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इजीली जो है इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। और डेली क्विज के लिए आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कंटिन्यूस वीडियो के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू की सीरीज जो है वो कंटिन्यू चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी जो आज की वीडियो है इसमें आपके रहेंगे 25 एमसीक्यू जो कि जेएसए के एग्जाम में पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के पोर्शन से। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच अजम्पशन होल्ड्स फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है, जो आपके आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी आपका एक टॉपिक है। इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या उसकी अजम्पशंस हैं, ठीक है। आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ये लिखा है इट ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन, ठीक है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो लॉन्ग रन में ऑपरेट नहीं करता है, वो शॉर्ट रन का एक लॉ है, ठीक है। लॉन्ग रन में हम जो है वो रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो इसकी अजम्पशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि ये लॉ अप्लाई होता है वेरियस फील्ड्स में, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे प्रोडक्शन में बिल्कुल ये लॉ जो है इम्प्लाई होता है, अप्लाई होता है, बट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लॉ जो है ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता, अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन के रिलेटेड जो है लॉ है कि कितने जो है आपको फैक्टर्स यूज करने हैं। फिक्स्ड फैक्टर होंगे या फ्लेक्सिबल होंगे यानी वेरिएबल होंगे। तो ये आपका जो लॉ है वो आपकी प्रोडक्शन से मेनली जो है प्रोडक्शन से जो है डील करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड अनचेंज, यानी आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स्ड रहेगी। तो ये आपकी एक अजम्पशन है। इसकी जो बाकी की अजम्पशंस हैं पूरी लिस्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं जो है उसे पब्लिश कर दूंगा कि इसके बाकी और क्या क्या अजम्पशंस हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से है, जिसका राइट आंसर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया डैश रेफर्स टू द मैकेनिज्म वेयर बाय ऑन द वन हैंड बोरोइंग इज मैनेज टू द ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोनेबल फंड्स, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि उस मार्केट को या उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे जिसमें एक तरफ तो आप जो बार्वर होता है वो मैनेज करता है शॉर्ट टर्म लोनेबल फंड्स, और उसके बाद में लिखा गया है ऑन द अदर हैंड लेंडर्स जो हैं वो सक्सीड इन गेटिंग क्रेडिट वर्थी बारोवर्स फ्रॉम देयर मनी। यानी इसमें लिखा गया है कि ऐसा कौन सा शॉर्ट टर्म मार्केट होता है या मैकेनिज्म होता है जिसमें एक तरफ बार्वर जो है वो फंड लेता है और दूसरी तरफ जो लेंडर होते हैं उन्हें उसके बदले में जो है क्रेडिट मिलता है। तो इस तरह के मार्केट्स को हम मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट जो है और कैपिटल मार्केट जो है इन दोनों को मनी मार्केट जो है ये कौन रन करता है, ये आरबीआई रन करती है, ठीक है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है। इसी तरह का एक मार्केट जो है आप कैपिटल मार्केट देखेंगे जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म जो है लोन्स लोन्स बोल सकते हैं या फंड बोल सकते हैं, वो एक बार्वर और लेंडर के बीच में जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, या पैसे बोल सकते हैं बाइंग और सेलिंग होती है लोनेबल फंड्स की, शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोनेबल फंड्स की। उस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं। इस केस में आपको कैपिटल मार्केट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल मार्केट का कुछ कंसेप्ट होता नहीं है, ना ही एग्रीकल्चर मार्केट का। एग्रीकल्चर मार्केट का आप इतना ही बोल सकते हैं कि जहाँ पे आपके ग्रेन्स की
सेल या परचेजिंग, बाइंग या सेलिंग होती है, उसे आप एग्रीकल्चर मार्केट बोल देंगे। इस तरह के और बहुत सारे मार्केट के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे आप फैक्टर मार्केट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके मार्केट के कंसेप्ट हैं। इसी तरह का एक मार्केट जो आपको पूछा गया है यहाँ पे, वो है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में आप एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की ले सकते हैं। तो ये सब आपका मनी मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लोनेबल फंड्स जो हैं राइज करने का एक वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर द गिवन गुड्स। आपको पता होना चाहिए कि गिवन गुड्स क्या होती हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। ऑप्शन से एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, इट्स डिमांड कर्व विल बी स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनडायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि डाउनवर्ड स्लोप्स होगी उसकी क्या, डिमांड कर्व। ये मैं आपको यहाँ पे इसका ग्राफ एक बार बना के बता देता हूँ। अगर इस तरह से एक ग्राफ में बनाऊँ, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि इसकी जो डिमांड कर्व है वो इस तरह से होगी, यूजली जो होती है आपकी नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होगा, यानी अगर एक तरफ से प्राइस कम होगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ से डिमांड जो है वो राइज होगी, बढ़ेगी। तो क्या गिवन गुड्स में इस तरह का मैकेनिज्म होता है? बिल्कुल भी इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होता है। ये डिमांड कर रहेगी आपकी नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। नॉर्मल गुड्स यानी जितनी भी कंज्यूमर गुड्स होंगी, जो भी नॉर्मल गुड्स होंगी जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, इनिशियल गुड्स हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें आप सॉल्ट, शुगर, इस तरह के एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उनके प्राइसेस कम होते हैं तो हम उनकी डिमांड जो है ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो एग्जाम्पल दी जा रही है वो नॉर्मल गुड्स की है, ना कि गिवन गुड्स की है। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, उसकी तरफ मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि लिखा है, इट्स डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, ठीक है। यस, यहाँ पे आपको इस तरह की डिमांड कर्व की बात की जा रही है, यानी अपवर्ड होगी, और इसका जो रिलेशन होगा किसका, प्राइस और डिमांड का, वो डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी एक का अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की गुड्स को हम क्या कहते हैं, गिवन गुड्स कहते हैं। और इसमें आप इंफीरियर गुड्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स का यूजली जो है आपका इनकम के साथ में जो है नेगेटिव रिलेशन रहता है, ठीक है। तो आप जो है गिवन गुड्स के लिए बस इतना ही याद रख सकते हैं कि इसमें जो डिमांड प्राइस का रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, और इनकी जो डिमांड कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोप्स होती है, ठीक है। तो ये था आपका गिवन गुड्स का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है कि व्हाट वाज द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ assets that a firm must possess to classify as a monopoly and restrictive trade policy। आपको MRTP एक्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो एक्ट है ये 1969 में जो है आया था, ठीक है। और इस एक्ट में क्या होता था कि अगर कोई भी एक इंडस्ट्री या पर्टिकुलर जो एक इंडस्ट्री होगी या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, अगर उसका टर्नओवर या थ्रेशहोल्ड, यानी अगर वो इतना टर्नओवर कर लेती है कि वो 100, यहाँ पे ऑप्शन में आपको देख रहा होगा, 100 करोड़ का अगर उसका टर्नओवर होता है, तो 100 करोड़ से अगर ज़्यादा का टर्नओवर उसका होगा तो उसे कंसीडर किया जाएगा किसमें, MRTP में, यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में वो आ जाएगी। ऐसा क्यों? ये एक्ट जो है उस टाइम पे इसलिए बनाया गया था कि ताकि जो मोनोपोलिस पावर्स होती थी उन्हें कंट्रोल किया जाए, यानी कोई भी एक जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोली पावर ना बने, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था 1969 में, ठीक है। अगर मैं इसको और एग्जांपल से आपको इजी करके बताऊं, तो जैसे आपने एग्जांपल देखी होगी, अगर आप रिलायंस जियो की एग्जांपल लेते हैं, तो वो अगर इमर्ज हो रहा है एज अ मोनोपोली पावर में, ठीक है, क्योंकि अब तो ये एक्ट नहीं है, इस एक्ट को चेंज करके न्यू एक्ट बनाया गया था, दी न्यू कंपटीशन एक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। द न्यू कंपटीशन एक्ट वो 2002 में बनाया गया था, वो MRTP को रिप्लेस किया गया था, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि ये MRTP एक्ट अभी भी होता, तो अगर रिलायंस जियो, ठीक है, जो कि अभी एक मोनोपोली आप बोल सकते हैं उसके लिए, अगर उसका 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है तो उससे क्या बोलेंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे MRTP में। और अगर उसके बाद जब कोई भी इंडस्ट्री या कोई कंपनी इसमें कंसीडर की जाती है, तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स या रेगुलेशंस होते थे गवर्नमेंट के, कि वो उससे ज़्यादा जो है टर्नओवर नहीं कर सकती, ताकि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर में उसका साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट ना पड़े, ताकि सभी इंडस्ट्रीज जो हैं वो साइमल्टेनियसली जो है ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये आपका MRTP का एक्ट था, और इसमें सिर्फ आपको ये पूछा गया है कि उसकी क्या लिमिट्स रखी गई थी, कि किसके बाद में अगर इतना कोई कंपनी जो है वो टर्नओवर ले रही है, कमा रही है, तो वो MRTP में कंसीडर की जाएगी। तो ये आपका जो था इसके रिलेटेड क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टेकन अबाउट द एवोल्यूशन। ये लास्ट जो सेट आपका सेकंड में आया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके लैंड रिफॉर्म से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड रिफॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैंड रिफॉर्म में आपके मेजर थ्री जो है स्टेप्स जो हैं लिए गए थे, ठीक है, थ्री रिफॉर्म्स जो हैं किए गए थे। एक आपका इंटरमीडिएटरीज का था, मतलब उसकी एबोलिशन की गई थी, यानी जो आपका जिम्मेदारी सिस्टम ये वगैरह चलता था जिसमें आपके मनी लैंडर्स का रोल्स रहता था, उससे एबोलिश किया गया था। उसके बाद में टेनेसी रिफॉर्म्स लाए गए थे, यानी डॉक्यूमेंटेशन की गई थी लैंड्स की, के लैंड्स ऑनरशिप किसके पास में होनी चाहिए, फार्मर्स जो हैं उनको उनके राइट्स दिए गए थे। और उसके बाद में आपका लास्ट सा जो वो था आपका रेगुलेशन की गई थी उनकी, ठीक है, पूरी जो आपका टेनेसी थी उनके रेगुलेशन की गई थी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ तीन से चार जो है मेजर जो है आपके रिफॉर्म्स थे लैंड रिफॉर्म में, ठीक है। इसी तरह का तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें आपके इंटरमीडिएटरीज जो थी उनको एबॉलिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फैक्टर इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू द पॉइंट ऑन इट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी जो है अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने सबने जो है ये कंसेप्ट पढ़ा होगा पीपीसी का, ठीक है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हम कई बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक पीपीसी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक पॉइंट है वो इन साइड पे है, ठीक है, इसके इन साइड पे है, और एक पॉइंट जो है वो इसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट ऑन इट लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सा फैक्टर होगा जो इंड्यूस करेगा कि एक इकॉनमी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। यानी जो इनसाइड पे पॉइंट है वहां से जो ऑन इट यानी इसके ऊपर जो पॉइंट है वहां पे जाने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो इंड्यूस होगा, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा कि हम एक इनसाइड वाले पॉइंट से जो उसके ऊपर वाला पॉइंट है वहां पे हम जा सकें। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इनसाइड वाला जो पॉइंट है वो एक कंडीशन तो ठीक है, लेकिन यानी अभी हम इन साइड पे हैं तो हमने जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए हैं। अभी हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, हमारे पास रिसोर्स इतने हैं जो कि हमें ये कर बता रही है, हमारे पास ये फुल रिसोर्सेज इतने हैं, लेकिन हम फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे जाने के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं वहाँ वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो हमने एक बार जब इसके हम पॉइंट्स देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर सी है, लिखा है फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ गिवन रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि अभी तक जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं, हमें रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना होगा, तभी हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीपीसी को आपको पता है, पीपीसी हमें क्या बताता है कि हमारे पास में कितने गिवन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल एक इकॉनमी में, और कैसे हमें उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी आपका पीपीसी से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पूरे चांसेस हैं कि आपके जो आने वाले एग्जाम है उनमें से आपका पीपीसी का, क्योंकि ये एक बेसिक इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, तो आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो आपके पास में जो गिवन रिसोर्सेज है आपको उन्हें फुल्ली यूटिलाइज करें, अच्छे से यूटिलाइज करें, तभी हम पॉइंट बी पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका जो था 6 क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैश रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ गुड वाई which the consumer has to give up for the gain of an additional unit of x so that the level of satisfaction remains the same। तो यहाँ पे बिल्कुल easy, बिल्कुल डेफिनेशन एक लिखी गई है जिसको पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप की टर्म्स पे फोकस किया करें, ठीक है। तो की टर्म यहाँ पे आपको मिल गया एडिशनल यूनिट। जहाँ भी एडिशनल यूनिट की बात हो वहाँ पर मार्जिनल की बात होती है, ठीक है। और ऑप्शन में हर जगह पे आपको मार्जिनल मिलेगा, और हमें पता है MRS जो है हमें बताता है कि कितना हमें गिव अप करना है एक पॉइंट में, अगर हम आप उस पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे तरफ जा रहे हैं। मैं ग्राफ की हेल्प से एक बार आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हैं आप, ठीक है, इस तरह की मैं आपकी इंडिफरेंस कर्व अगर आप एक ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे अगर आप एक इस तरह की मैं दो लाइंस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यानी इस पॉइंट से जब आप नीचे आ रहे हैं तो कितना गिव अप कर रहे हैं फॉर गेन ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है गेन करना है उसके लिए आपको यहाँ से जो है गिव अप करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो एक तरफ से गिव अप होता है और दूसरी तरफ से गेन होता है, इस मैकेनिज्म को या फिर इस टर्म को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल होगा ये होगा आपका चेंज इन वाई पॉइंट चेंज इन एक्स। ये क्या होता है, ये होता है आपका MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपका राइट आंसर भी यही रहेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है आपकी जब पर्सनल इनकम में से आप
पर्सनल टैक्सेस को निकाल देंगे, यानी सिंपली आप इनकम में से जब टैक्सेस को निकाल देंगे, ठीक है, इनकम माइनस टैक्सेस करेंगे आप, जब आप टैक्सेस करेंगे तो जो आपके पास में इनकम बचेगी वो आपकी ऐसी फाइनल इनकम होगी जो सिर्फ आपकी है, डिस्पोजेबल है, जो आप जो है कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनकम को हम क्या बोलेंगे। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग्स में से, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है, तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करें। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दोनों ही जो है इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको लिखूं अच्छे से, अगर इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, हम आपके सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट में दोनों रखता हूँ, ठीक है। यानी याद आपके पास में जो इनकम है, या तो आप उसे सेव करेंगे या कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर C+S वाला हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एक अनदर फैक्टर जो है आपसे वो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे इनकम को आप मान के चलिए कि कांस्टेंट है, ठीक है। इनकम तो वही है जो पहले ऑलरेडी आपके पास में थी, लेकिन आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अदर फैक्टर जो है, एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो वर्क कर रहा है। इनकम उतनी ही है, उतना ही आप सेव कर रहे हैं, उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है आपकी पॉपुलेशन, वो जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। क्या लिखा है, इंक्रीज हो चुकी है पॉपुलेशन। तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन आपका जो इनकम है वो उतनी ही है। तो यानी जो आपके पास में गिवन इनकम थी पहले, जो एक पर्टिकुलर गिवन इनकम प्लस गिवन पॉपुलेशन थी, वो सम अमाउंट ऑफ या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो था उसको सेव करती थी या इन्वेस्ट करती थी। सपोज दैट 100 वो सेव करती थी और 100 ही वो जो है इन्वेस्ट करती थी, तो आपकी जो इनकम थी वो थी 200। इनकम तो अभी भी 200 ही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है। तो जब इनकम आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, जो इंक्रीज इनकम हुई है उसमें जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी गिवन इनकम को, जो कि ऑलरेडी जो आपके पास में है, फिक्स्ड है, तो अब आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो ये यहाँ से आपका जो ये दोनों इनकम सॉरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है ये रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इनकम उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दोनों फॉल करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम गिवन है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उनके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए होंगे, ठीक है। उनके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स के लिए जो आपका गिवन जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन क्योंकि आपकी इनकम गिवन है, फिक्स्ड है, तो जो आपके उनको और एक्सपेंसेस जो है उनके उठाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है कम हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिटर्न टू द लो एंड रिटर्निंग टू लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। यानी बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है एक तो वो स्टेबल रहे और लो रहे, और उसके साथ साथ ही सस्टेन फिजिकल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे, ठीक है। यानी आपकी अगर हम देखें इन्फ्लेशन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, फिजिकल और बीओपी, ये तीनों ही कंपोनेंट किसके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबलाइजेशन के साथ में जोड़ के देख, इस यहाँ पे आंसर में बताया गया है कि ऐसे कौन सी पॉलिसी है या ऐसा कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है या इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जो कि इस चीज़ से डील करता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो स्टेबल रहें, लो रहें, और आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो है सस्टेनेबल रहें, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये माइक्रो इकोनॉमिक जो है हमें बताती है, ठीक है। हमें पता है कि हम फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से पहले भी क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, बजट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके दो तरह के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स और एक आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके आ जाएंगे, इस मैं आपको बता दूं पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका रहेगा रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं ये दोनों ही रेवेन्यू साइड के आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास में रिसीट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स दोनों रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक्सपेंडिचर ऑन पोर्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन स्टील्स एंड प्लांट्स, एक्सपेंडिचर ऑन हाईवेज, ये तीनों ही एक्सपेंडिचर जो है ना ये आपके रिसीट्स में आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स में। क्यों? क्योंकि इनसे आपको कुछ सर्विसेज मिलने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। इनसे आपको क्या मिलने वाला है, इन फ्यूचर सर्विसेज मिलने वाली है, ठीक है। या फिर इनके ऊपर जो है आप क्या कर रहे हो, इनके ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे कुछ रिसीट्स आने वाली है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ जो है ये प्योरली एक क्या है,
ये आपका प्योरली जो है ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर। तो जो पब्लिक हेल्थ है वो आपका आ जाएगा क्या इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है, जो आप अपनी रेवेन्यू इस पे ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हो डेवलपमेंटल पर्पज से, ठीक है, तो ये आपका रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड और इंक्रीज इन मनी इनकम। ये भी काफ़ी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी एक नॉर्मल गुड है, ठीक है, कोई गुड ए है, वो नॉर्मल गुड है। बाय द वे अगर आपकी जो इनकम इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट इस वजह से भी हो सकता है कि उसकी प्राइस में चेंज हो जाए, इस पर्टिकुलर ए कम्युनिटी की प्राइस में चेंज हो जाए, यानी इसकी प्राइसेस कम हो जाए और आपके पास में जो है इनकम जो है बढ़ जाए, यानी आपके पास की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाए क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया। या तो इसका प्राइस कम हो जाए या फिर बोल रहे हैं कि आपकी मनी इनकम ही बढ़ जाए, और मनी इनकम ही बढ़ जाए तो अब क्या है नॉर्मल के कम्युनिटी के केस में क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल कम्युनिटी के केस में डिमांड कर्व इस तरह से रहेगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है या तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए, किस किस लिहाज से कि उसका प्राइस चेंज हो जाए। मान लेते हैं उसका प्राइस कम हुआ है, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है, अब आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम है, तो इससे आपका क्या होगा, आप उसकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा करोगे क्योंकि वो एक नॉर्मल गुड है, उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। और दूसरी चीज़ लिखी है अगर इनकम भी बढ़ती है तो भी नॉर्मल गुड्स की कंजप्शन जो है बढ़ती है। तो दोनों ही केसेस में ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट जो है पॉजिटिव रहेगा, वेदर आपकी इनकम चेंज हो रही है या वेदर कम्युनिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, दोनों ही केसेस में उसके ऊपर जो आपका इफेक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनके केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो डिमांड है वो उनके लिए कम हो जाती है, ठीक है, उनकी डिमांड जो है आप ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनकम जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड होती है किससे, आपकी इन्फीरियर गुड से, ठीक है। लेकिन नॉर्मल के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया क्योंकि जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ये आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, ठीक है, जो कि एक क्लासिकल अप्रोच थी, ठीक है, आप इसको क्लासिकल अप्रोच बोल सकते हो। ये सबसे पहले तो आपकी रहेगी क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी, बेसिकली ये दी थी अर्विंग फिशर ने, ठीक है। दी कब थी ये 1911 में, ठीक है, 1911 में आपकी आई थी ये। इसमें ये बताया गया था कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इक्वल होती है किसके, प्राइसेस के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसमें मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी और इन प्राइसेस के बीच में रिलेशन बताया गया था। यहाँ पे जो आप पीटी इज इक्वल टू एम वी देख रहे हैं, यहाँ पे पी प्राइस है, ठीक है, एम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी है, वी उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टी और जो v है इसको कांस्टेंट लिया गया है, ठीक है, जैसे पी टी इज इक्वल टू एम वी है तो यहाँ पे v को कांस्टेंट लिया गया है, t को भी कांस्टेंट लिया गया है, और प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी में रिलेशनशिप बताया गया है। तो इसकी जो इक्वेशन थी वो थी पी टी इज इक्वल टू एम वी। इसी तरह से कीन्स ने भी अपनी इक्वेशन दी है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे मार्शल की इक्वेशन रहेगी, इसमें क्वांटिटी ऑफ मनी की थ्योरीज जितनी भी हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, तो इसमें से ये एक थ्योरी है क्लासिकल की जो कि एर्विंग फिशर ने दी है 1911 में। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, पी टी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। फर्दर जब इसको आप देखते हैं तो टी और वी को कांस्टेंट रखा जाता है और एम इज इक्वल टू पी हो जाता है, या पी इज इक्वल टू एम, यानी प्राइस ऑफ द गुड जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी से, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने पहले भी लास्ट के शिफ्ट में भी आया था। ये एक पर्सनल रेट है और ये आपका एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का जो है एक तरीका होता है, ठीक है। इसी तरह से आप वीकली वाला देखते हैं वो जो शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अर्निंग्स डैश नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एंड द अदर कास्ट द फर्म अर्न्स द पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। सबसे पहले बता दूं इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट से, ठीक है। मैं आपको एक बार से फिर से बता दूं, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू आपकी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। लेकिन ये कॉस्ट जो है इसमें आपकी और भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपकी इम्प्लिस्ट एक्सप्लिस्ट दोनों कॉस्ट आएंगी। और जब आप इन जो इस कॉस्ट में से जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, और जो आपके पास में प्योर कॉस्ट होंगी आपकी वो लेस देन होंगी रेवेन्यू से, तो इसका मतलब है कि आप इकोनॉमिक प्रॉफिट पे हैं। यानी एक तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा जब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट रह रही है, लेकिन जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो आप इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है अर्न कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है अगर ये जो नॉर्मल अर्निंग्स हैं, ठीक है, अर्निंग्स जो लिखा है अर्निंग डैश नॉर्मल रेट ऑफ
नॉर्मल रिटर्न ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एंड अदर कॉस्ट, यानी जितनी भी नॉर्मल रेट्स जो हैं वो क्या होंगी जब इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करेंगे हम, ठीक है। यानी जो नॉर्मल रेट्स हैं या नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न्स आ रहा है वो क्या होगा जब कोई एक फर्म जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट ले रही है। मैंने पहले बताया, जब फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट ले रही होगी यानी वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा ही कमा रही होगी, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा है इज हायर देन दी, ठीक है, यानी व्हेन अर्निंग इज हायर देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी जो आना चाहिए रेट उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। नॉर्मल का मतलब है सिंपली उसकी रेवेन्यूज और कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो उसने सेल पे ऊपर लगाई हुई है प्रोडक्शन के ऊपर वो इक्वल है, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक प्रॉफिट ले रही है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पब्लिक इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस जो है इसमें हम पढ़ते हैं कि एक गवर्नमेंट की उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा या टैक्सेशन पॉलिसी उसकी क्या होगी, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जब हम स्टडी करते हैं उसे हम पब्लिक फाइनेंस बोल देते हैं। एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है व्हेन विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी, ठीक है। ऑलरेडी इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने अच्छे से फर्स्ट शिफ्ट में आपको एक्सप्लेन करके बताया कि बीओपी में जो है, बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके 2 अकाउंट्स रहेंगे, कैपिटल और करंट, ठीक है। कैपिटल और करंट में आपका रहेगा करंट और कैपिटल। कैपिटल में मेनली आपकी रहेंगी नॉन कैश ट्रांजेक्शन और करंट में आपकी कैश ट्रांजेक्शन रहेंगी। तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट के लिए पूछा गया है, तो यानी एक्सपोर्ट जितना भी हम गुड्स का करेंगे उसके बदले में हमें मिलेगी क्या, उसके बदले में हमें जो प्राइसेस आए उसके बदले में जो हमें इनकम आएगी वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, करंट अकाउंट में। इसके बाद में नीचे आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस, पेमेंट ऑफ क्लेम्स, पेमेंट ऑफ डेट्स जो है ये सारे आपके कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपका किसके मतलब बीओपी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है which of the following concept is mean to determine the usual activity status of the sample covered by the survey। तो ये आपका यूजुअल स्टेटस, अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली, ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। वैसे आपके जो फाइनेंस का आपका एग्जाम है उसमें ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ये पढ़ लेने, ऑलरेडी इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है लास्ट वाली शिफ्ट में, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन करूंगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, विच रिसोर्स इज क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल। ये तो इजी क्वेश्चन वैसे। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो ये आपके सामने पेट्रोलियम रहेगा। उसके बाद में जितने भी वाटर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लैंड, ये सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, व्हाई इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो इन डेवलपिंग कंट्री इज हाई। सबसे पहले समझो कि कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर कैपिटल, कितनी कैपिटल यूज करते हैं जिसके बदले में आपको कितना आउटपुट आ रहा है, यानी कितनी कैपिटल जो है, कैपिटल को आप के से मेंशन कर सकते हैं, और आउटपुट की रेशियो, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 कैपिटल लगी थी और आपका कितना जो है आउटपुट जनरेट हुआ, यानी बाय सपोज दैट 300 जो है आपका जो है आपकी आउटपुट जो है जनरेट हुआ। तो यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि पूछ रहा है हमसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें यूजली जो है ये आउटपुट और कैपिटल की रेशियो जो है हाई होती है, यानी कि आपको अगर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो आपको ज्यादा कैपिटल जो है वो लगानी होगी, वो हायर करनी होगी। अगर आपको आपका आउटपुट जो है 4 से 6 करना है तो आपको कैपिटल भी 4 से 6 करनी होगी, यानी दोनों ही हायर रहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है और क्यों ये ऐसा होता है, आंसर में लिखा है कि ड्यू टू रिलेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड, क्योंकि कैपिटल में जो है इनएफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही होती हैं, इसलिए हमें ज्यादा कैपिटल यूज करनी पड़ती है। एक रीजन तो ये हो गया जो इस क्वेश्चन में है। इसके अलावा भी मैं आपके कंसेप्ट के लिए बता दूं, क्योंकि हमारे पास में स्किल्ड लेबर नहीं होती है जो उस कैपिटल को अच्छे से ऑपरेट कर पाए, जिसकी वजह से हमें ज्यादा जो है कैपिटल भी यूज करनी पड़ती है, लेबर भी यूज करनी पड़ती है, वो एक पर्टिकुलर किसके ऊपर, एक मशीनरी के ऊपर, जिससे जबकि हम ज्यादा उसके ऊपर लेबर यूज करेंगे, ज्यादा कैपिटल यूज करेंगे, तभी हम अपना आउटपुट भी ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कम कैपिटल यूज करके ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें, वो होगा हमारा कि आउटपुट और कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब वो एफिशिएंट है, लेकिन वो बोल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, ठीक है, यानी हमें ज्यादा कैपिटल यूज करनी पड़ती है ज्यादा आउटपुट के लिए। इसका मतलब कि इनएफिशिएंसी है कहीं ना कहीं, तभी हमें कैपिटल ज्यादा यूज करनी पड़ रही है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इनएफिशिएंसी रहती है किसमें, जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं कैपिटल गुड्स, इसलिए इनकी रेशियो भी ज्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी राइट्स। तो किस तरह की इकोनॉमी में जो है आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। मार्केट इकोनॉमी में
प्राइवेट प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट होता है, जिसकी वजह से आपके पास में प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी प्लानिंग कमीशन यानी सॉरी प्लानिंग इकोनॉमी, जिसको आप क्या बोलेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस तरह का कुछ नहीं होता, उसमें सोशल प्रॉपर्टी होती है यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है कंसेप्ट होता है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिसको आप सोशलिज्म भी बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर सबका राइट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट का आपको कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से मतलब बेसिक क्वेश्चन में से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सपोज ए एंड बी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ, सॉरी मैं मान के यहाँ पे चलता हूँ ए और बी जो है आपकी वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ए में मान के चल रहा हूँ टी, बी में मान के चल रहा हूँ कॉफी, ठीक है। ठीक है, आपके पास में दो गुड्स हैं ए और बी, और यहाँ पे जो ए है वो टी है और बी जो है वो कॉफी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड बी, ठीक है। अब ये जो गुड बी है इसका प्राइस बढ़ गया, यानी कॉफी का प्राइस बढ़ गया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि उसके बाद पूछ रहा है प्राइस ऑफ गुड बी जो है ऑन द डिमांड फॉर गुड ए, ठीक है। जो ये प्राइस राइज हुआ है गुड बी पे, गुड बी का, इसका यानी कॉफी का जो प्राइस राइज हुआ है उसका टी की डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी वेदर वी कंज्यूम टी और कॉफी, ठीक है। मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक के बदले दूसरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो टी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, हमें पता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस या फिर क्रॉस प्राइस या फिर क्रॉस डिमांड भी बोल सकते हैं, या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक के प्राइस का दूसरे की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड जो है कॉफी टी की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉफी के प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं। जो लोग कॉफी पीते हैं वो टी भी पी सकते हैं, क्योंकि वो इससे ये एक दो क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। तो अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो लोग जो है कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे, और टी के प्राइसेस जो अभी की बड़े नहीं हैं एज कम्पेयर टू कॉफ़ी। मान लो कॉफ़ी आप 10 रुपये में ले रहे हैं और टी आपकी पहले, मान लो पहले आप जो है कॉफ़ी और टी दोनों के प्राइसेस 5 थे। अब जो कॉफ़ी के प्राइसेस हैं वो 10 हो चुके हैं, ठीक है। कॉफ़ी के प्राइसेस कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस 10 हो जाएंगे लेकिन टी के प्राइसेस वही 5 हैं, तो आप या जो भी कंज्यूमर होगा वो प्रेफर करेगा, वो टी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इससे क्या हुआ, टी की जो डिमांड है वो बढ़ गई। यहाँ पे आपको राइट आंसर दिख रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ गुड ए, जो कि टी है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल से ये समझाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग illustrate the थ्री बेसिक इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, ठीक है। आइसोलेट दी थ्री बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, नेमली स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, चॉइसेस बाय सोसाइटी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी सेट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का भी हमें बताती है कि विद इन गिवन रिसोर्सेज, क्योंकि स्कैसिटी की बात की है तो विद इन गिवन रिसोर्सेज हमें एक सोसाइटी को क्या चूज करना है, कैसे चॉइस करनी है, वेदर ही कंज्यूम वी स्पेंड ऑन रिसोर्स वन और रिसोर्स बी, यानी ए या बी, ठीक है। ये हमारे हाथ में है, ठीक है। तो हमें चॉइस जब करनी पड़े वो स्केर रिसोर्सेज हों, ये हमें कौन बताता है? ये हमें पीपीसी बताती है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताती है, इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम है, आप हमेशा ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑब्वियसली आपका रहेगा कैपिटल ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सारे ऑप्शन एक बार रीड आउट करके बता दूं। यहाँ पे लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, ना कि क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो आपके क्वालिटेटिव में एक मेजर रहेगा आपका क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसी तरह से आप देखेंगे बैंक रेट्स, ठीक है। उसके बाद में आपके वो रेपो रेट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसी तरह से प्राइस इंस्टेबिलिटी, प्राइस इंस्टेबिलिटी नहीं, प्राइस स्टेबिलिटी जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी लिखा है। इस तरह से एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी नहीं स्टेबिलिटी, ठीक है। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ये दोनों ही इंस्टेबिलिटी लिखा है, तो ये सामने जो है एलिमिनेट आप कर सकते थे, और इकोनॉमिक ग्रोथ ही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा इसका, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, ठीक है। लिखा है डैश रेफर्स टू द मिनिमम इनकम विच इज द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इन ऑर्डर टू स्टे इन द बिजनेस और इंडस्ट्री। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है, यानी जब मैंने बोला कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट रहेगा, तो या फिर रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, यानी जितना आप लगा रहे हो उतना आपको आ रहा है, तभी आप एक
इंडस्ट्री को रन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उस आप उसे शट डाउन कर देंगे, ठीक है। यानी आपकी एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अगर ये रहेगा तो आप कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज आप उसको शट डाउन कर देंगे। यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है जो एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करे, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे जाएंगे, आपके लॉसेस आ जाएंगे, तो कोई भी बिजनेसेस जो है वो रन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। मैंने आपके साथ में डिस्कस किए 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 एमसीक्यू थर्ड शिफ्ट के। फोर्थ शिफ्ट का भी विद इन अ डेज में जो है लाऊंगा। आपको चैनल सिर्फ सब्सक्राइब करना है और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है वीडियो को। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगी टॉपिक वाइज भी, और मैं जेएसए के जैसे ही कंप्लीट कर लूंगा मैं फिर से आपके सभी टॉपिक्स को आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू आपके स्टैटिस्टिक्स के आ रहे हैं, आप उनको भी मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, उन्हें भी देखें, ठीक है। वो भी काफी यूजफुल एमसीक्यूज हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं आपके। और आपके एमसीक्यू जो है इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स के आएंगे, प्लस उन्हें हम रिवाइज भी करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।